आज खेत से लौटने में रात हो गई थी। पराग ने इस बार अपने खेत में गेहूं की फसल बोई थी। आवारा जानवरों से फसल को उजड़ने से बचाना था, सो रात भर जाग जाग कर रखवाली करनी पड़ती थी। बाड़ लगाने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि आवारा पशु उसे ही काट डालते थे। आज तो खेत में पानी भी लगाना था, सो पराग को लौटते समय बहुत रात हो गई थी। अगल बगल के खेतों वाले भी साथी चले गए थे। पराग को रात में अकेले ही लौटना पड़ा। घर पर माँ इंतज़ार कर रही थी। रात साए साए कर रही थी। खेतों खेतों से होता हुआ पराग चला आ रहा था। पीपल, नीम, आम, बबूल के पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे प्रेतात्माएं आकर खड़ी हो गई हों। बीच बीच में किसी पक्षी की आवाज़ सन्नाटे को चीर जाती थी। ऐसी गहरी काली रात में ही अकेले आदमी को प्रेतात्माएं घेरने की कोशिश करती हैं। वे अक्सर खूबसूरत औरतों का वेश बनाकर आती हैं और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बुलाती हैं। अम्मा कहती थी कि अंधियारी रात में अगर कोई औरत मीठी आवाज़ में बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखो, बस सीधे चलते चले जाओ। प्रेतात्मा बार बार पुकारती है और अगर मुड़कर देखो तो तीसरी आवाज़ पर मोड़ो, क्योंकि प्रेतात्मा को 2 बार ही आवाज़ दे सकती है। अम्मा की इस सीख को याद करता हुआ पराग चला जा रहा था। नहर की मेड़ के किनारे झाड़ झंखाड़, मूंज और झरबेरी की झाड़ियाँ उगी हुई थी। इन जगहों पर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी रहते थे। पराग के मोबाइल फ़ोन में टॉर्च थी, जिससे वह रास्ता देखता जा रहा था। उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा था। अपने डर को काबू में करते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। क्या आप अजमैया गांव जा रहे हैं? पीछे से एक मधुर आवाज़ आई। अजमैया पराग के गांव का ही नाम था। वह सुनकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और चाल तेज हो गई। पराग को लगा कि किसी डाक यानी रात की आत्मा उसे आवाज़ दे रही है। अगर वह उसके चंगुल में फंस गया तो निसी डाक उसे बंधक बना लेगी, उसके अंदर घुस जाएगी और फिर वह आत्मा गुलाम बन जाएगा। क्या आप अजमैया गांव तक जा रहे हैं? फिर वही मधुर आवाज़ आई। बार बार आवाज़ आ रही, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दिल की तेज धड़कनों के साथ पराग चलता जा रहा था। तीसरी बार फिर वही आवाज़ गूंजी, क्या आप अजमैया गांव जा रहे हैं? तीसरी बार भी आवाज़ दी, तो इसका मतलब ये आत्मा नहीं है, पराग ने सोचा और डरते डरते सिर घुमाया और टॉर्च की रोशनी में देखा कि यह तो उसी के गांव की लड़की है। गांव के पंडित जी की बेटी शहर जाती है, बीए की पढ़ाई कर रही है। गौरी, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? डरी हुई आवाज़ में पराग ने पूछा। अभी उसका अपने डर और घबराहट पर काबू नहीं हुआ था। आज मैं कॉलेज से देर छूट पाई थी और फिर भी बस देर से मिली, इसी के चलते देर हो गई, गौरी ने बताया। रास्ता तकरीबन कट ही चुका था। पराग और गौरी हंसते बतियाते घर आ गए थे। पराग और गौरी दोनों तकरीबन हम उम्र थे। बचपन में वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेले लड़े झगड़े थे। उनके बीच प्यार का बीज पिछली रात की आत्मा ने बो दिया था। पराग के पिता खेत किसानी करने वाले एक मेहनती इंसान थे। सामाजिक रूढ़ियों और व्यवस्था के मुताबिक वे निचली जात के कहे जाते थे। गौरी ब्राह्मण परिवार से थी। उसके पिता पंडित गंगाधर शास्त्री पीढ़ियों से आ रही पंडिताई का धंधा करते थे। आसपास के गांव में उनका अच्छा खासा सम्मान था। ग्रेजुएशन कर रहा पराग पढ़ाई के साथ साथ पिता की खेती बाड़ी में भी पूरा योगदान देता था। वह बहुत मेहनती था, कुछ बनकर माता पिता को सुख देना चाहता था। छोटे भाई और बहन को भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिले, यह उसकी दिली तमन्ना थी। कुछ पढ़ती लिखती भी तो बस ऐसे ही मौज मस्ती करने हो कॉलेज में। एक दिन पराग ने गौरी को छेड़ा, अरे अगर मैं फेल हो गई तो पिताजी डिग्री भी पूरी नहीं करने देंगे, घर पर बिठा देंगे। गौरी ने कहा, और तुम्हारा क्या इरादा है, आगे क्या करोगे? ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूँगा।
अम्मा बाबूजी को कुछ बनकर दिखाना है, उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं मेरे लिए, पराग ने कहा। कुछ समय के बाद पराग का रिजल्ट आ गया था। वह फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया और आगे की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाने की सोच रहा था। जब से गौरी को यह बात पता चली थी, उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। न जाने कब लौटेगा अब वह। तब तक तो पिताजी और भाई मेरा ब्याह कहीं और करवा देंगे। यही सब सोचकर गौरी को घबराहट होती थी। तुम इलाहाबाद चले गए तो पीछे से मेरे घर वाले मेरी शादी ही करा देंगे। वैसे भी मेरे पिता और भाई हमारी शादी को कभी राजी नहीं होंगे, गौरी ने कहा। तुम बस अपनी शादी मत होने देना। जब मैं अच्छी नौकरी पा लूँगा फिर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तब तुम्हारे पिता मना नहीं कर पाएंगे। पराग गौरी को दिलासा दे रहा था। गौरी गांव में ही रह गई और पराग इलाहाबाद चला गया। गौरी को आज भी याद थी उसके बचपन की वह घटना, जब गांव के ही रुपेश ठाकुर के परिवार ने अपने ही घर की बेटी को मारकर फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वह गांव के एक दलित लड़के से इस कदर दिल लगा बैठी थी कि उसके साथ भाग जाने की भी तैयारी हो गई थी। यह पता चलने पर उसके पिता और भाइयों ने उसका गला घोंटकर फंदे से लटका दिया था और पुलिस को घूस देकर मामला रफा दफा करवा दिया था। वह दलित लड़का और उसका पूरा परिवार ठाकुरों के डर से जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गया था और शहर में मजदूरी करने लगा था। 3 साल बीत गए थे तो गौरी ने बीए कर लिया। उसके लिए वर की तलाश जोरों पर थी। इस बीच पराग 1-2 दिन के लिए घर आता और चला जाता। उससे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रखा था। परिवार वालों पर पैसे का बोझ न पड़े, इसलिए वह शहर में ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे पूरे करता था। लो पंडित जी मिठाई खाओ। एक दिन पराग के पिता सारे गांव में लड्डू बांट रहे थे। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। क्या खुशखबरी है पराग के बाबू? पंडित गंगाधर शास्त्री ने हंसकर पूछा। पराग को डिग्री कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी मिल गई है। शुरू में 60,000 रुपये महीना मिलेंगे। अपने गांव का पहला लड़का है जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है। अखबार में भी खबर छपी है। बेटे की कामयाबी ने पिता की छाती गर्व से चौड़ी कर दी थी। यह सुनकर पंडित गंगाधर शास्त्री के मन में जलन ने जन्म ले लिया। दिल से आह सी निकल गई, पर फिर मन ने यह भी माना कि पराग है मेहनती और लगनशील, इसलिए इस मुकाम पर पहुंचा है, वरना उनके दोनों बेटों में से एक भी इंटर पास नहीं कर पाया था। दोनों को मजबूरन अपने पंडिताई के धंधे में ही उतारना पड़ा। गौरी ने भी यह खबर सुन ली तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब इंतजार था कि पराग कब घर वापस आएगा। भविष्य क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, पर उम्मीद की एक लौ जली ही थी। आखिर वह दिन आ ही गया। पराग घर आया तो उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पराग अब गौरी के पिता से अपने रिश्ते की बात करने को बेताब था। नमस्कार बाबूजी, कहते हुए पराग ने पंडित गंगाधर शास्त्री के पैर छुए। अरे आओ पराग, बहुत अच्छी नौकरी लग गई है तुम्हारी। सारे गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने तो। सब आपके आशीर्वाद का ही फल है बाबूजी, पराग ने कहा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तरक्की करो जीवन में। इस बार उनका आशीर्वाद दिल से निकला था। बाबूजी, एक बात कहनी है आपसे, डरते डरते पराग किसी तरह बोल पाया। हाँ बोलो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, पंडित जी ने कहा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं गौरी का हाथ आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं दूंगा। पराग किसी तरह बोल पाया। सुनते ही पंडित जी सन्न रह गए, कुछ बोल न फूटे। उन्हें अंदाज़ा तो था कि गौरी और पराग अच्छी तरह बोलचाल है, पर वे दोनों शादी करना चाहते हैं, उन्होंने इतना नहीं सोचा था। पंडित गंगाधर शास्त्री की चुप्पी को, उनकी नाराज़गी जानकर पराग चुपचाप वहाँ से चला गया। सब कसम थे। गौरी के दोनों भाई गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उस हरामखोर की इतनी हिम्मत, नौकरी लग गई तो अपनी औकात भूल गया, हमसे बराबरी करने लगा। बड़ा बेटा कह रहा था, आप कहो तो अभी हाथ पैर तोड़कर फेंक आएं। छोटा बेटा हाँ में हाँ मिला रहा था। पंडित जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि पिताजी को क्या हो गया। एक
नीची जात के लड़के की इतनी हिम्मत कि ब्राह्मण की बेटी का हाथ मांगे। वे दोनों अपनी बहन को कोस रहे थे। पंडित जी ऊहापोह में थे, ब्राह्मण थे, पर वे पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल इंसान भी थे। वे पराग की पढ़ाई लिखाई, उसकी कामयाबी से खुश थे और उनकी बेटी उनके साथ सुखी रहेगी, इसका भी उनको यकीन था। उनकी आंखों का धर्मान था, पर पर्दा नहीं चढ़ा था। उनके दोनों बेटे तो जो फजूल तेवर दिखा रहे थे, उनको एहसास था। उन्होंने पराग को अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करने, पीठ पर भारी वजन लादे हुए, अनाज ढोते हुए और पढ़ाई लिखाई करते हुए देखा था। दिन बीत रहे थे, पराग के जाने का दिन आ गया था। जाते समय वह हिम्मत जुटाकर पंडित गंगाधर शास्त्री के पैर छूने आ गया। जा रहा हूँ बाबूजी, कहकर वह पंडित जी के पैर छूने के लिए झुका। जाओ बेटा, अपना काम मन लगाकर करना। शिक्षा देना एक महान और पवित्र काम है, कभी अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना। पंडित जी ने अपना आशीर्वाद दिया और आगे कहा, तुम्हारी और गौरी की शादी की बात हम तुम्हारे माता पिता के साथ मिलकर तय कर लेंगे। यह सुनकर पराग खुश हो गया। सब मुरझाया फूल खिल गया। खेतों में सरसों फूल रही थी। बसंत आ गया। निसी डाक यानी रात की आत्मा से शुरू हुई कहानी अपने मुकाम पर पहुंच गई थी।